नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हम आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सभी जानकारी देते हैं, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। रिटायरमेंट के बाद क्या पूरा निवेश इक्विटी में रखना सही स्ट्रैटेजी है? टैक्स बचाने के लिए क्या 7 इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में निवेश होगा फायदेमंद? 65 लाख के निवेश को बनाना है 1 करोड़, क्या किसान विकास पत्र है सही ऑप्शन? और इस हफ्ते फंडनामा में निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स इंडेक्स फंड कौन सा बेहतर है आपके लिए? और हमारे साथ शो में जुड़ गए हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है स्वाति, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सर, कंपनी का नाम क्यों चेंज कर दिया? बेसिकली जो सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से अभी जो चेंजेस करने थे, हाँ, उसके लिए हमने वो कंपनी का नाम चेंज किया। ओके, ऑलराइट। क्योंकि वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स जबान पे इतना बैठा हुआ था कि नीचे देखना पड़ा कि वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड सही नाम बोला जाए। चलिए, पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे डॉक्टर विभू। डॉक्टर विभू नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? जी मैम चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरे पास कुछ अमाउंट है, अराउंड 20 लाख। अच्छा, तो मेरे को अब थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि आइदर आई शुड गो फॉर जो गवर्नमेंट का स्कीम है पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र, जिसमें ये अमाउंट जो है डबल हो जाता है आफ्टर 10 इयर्स। तो उसमें श्योर गारंटी रहता है कि जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो आइदर आई ऑप्ट दिस ऑप्शन और आई शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड। सर आपको वो गारंटी चाहिए अपने निवेश के साथ या नहीं चाहिए? वो गारंटी चाहिए, बिकॉज वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और दिस इज अ हार्ड अर्न मनी जो हम सारी उम्र काम करके इकट्ठा करते हैं जी। तो इससे रिस्क फैक्टर मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है। ओके, सो अभी उस पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 6.9% का। हेमंत सर, अगर इतनी क्लैरिटी है कि गारंटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो म्यूचुअल फंड की तरफ जाना क्या ठीक होगा? देखिए स्वाति, आई थिंक जहां तक सेफ्टी का सवाल है ना, उसको हमें थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। ये एक नेचुरल रिएक्शन है किसी भी इन्वेस्टर का। उनको लगता है कि बहुत मेहनत से पैसा कमाया है तो हमारा पैसे में नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 तरह के रिस्क होते हैं स्वाति। एक तो ये कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम ना हो, और दूसरा इशू होता है जो हम इग्नोर करते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं, वो होता है रिस्क इन्फ्लेशन का। मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन का जो रिस्क है वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल से कहीं ज्यादा है। देखिए, जब हम चाहते हैं कि हमारा पैसा एक मीनिंगफुल रेट पे बढ़े, और अगर हम अपनी रिटर्न्स को अगर हम कैप कर दें, जैसे अगर हम किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में जाते हैं तो हम कर देते हैं, उसके बाद अगर वो आपको टैक्सेबल है, उसके बाद आपने जो पोस्ट टैक्स रिटर्न देखा, वो इन्फ्लेशन को किसी भी एंगल से आप बीट नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या, आपका जो पैसा जो है वो नंबर्स में बढ़ेगा लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। आई थिंक जैसा मैंने पहले कहा कि उसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है कि अगर आप, जैसे उन्होंने कहा कि हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा और प्लान करें तो हो सकता है कि उनको उसके बाद भी पैसे की जरूरत नहीं हो। तो अगर आप अपना टाइम होराइजन ठीक से डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करें, तो क्या होगा कि आपको लंबा समय मिलेगा। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे 5 साल या 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। हो सकता है आपको पैसा 10-15 साल के लिए नहीं चाहिए। जब आप इस तरीके से अपने टाइम होराइजन को देखते हो तो फिर मुझे लगता है, और आपको अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव चाहिए, यानी आपका जो ग्रॉस रिटर्न है माइनस टैक्स माइनस इन्फ्लेशन, वो अगर पॉजिटिव करना है तो फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख के म्यूचुअल फंड का डेफिनेटली मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में रोल है। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, रिस्क क्या है उसको समझने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करें तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का रोल हर पोर्टफोलियो में होगा। ओके, डॉक्टर साहब जी, कितने सालों के लिए आप निवेश, आपने कहा 10 साल में यहाँ डबल होने की बात हो रही है किसान विकास पत्र में, तो आप क्या ये मान के चलना सही होगा कि आप कम से कम 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं?
एक्चुअली इसी में मेरे को कंफ्यूजन है क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल जाता है। इवन मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ इक्विटी में, शेयर्स के अंदर, तो उसमें भी मैं रिटर्न तो निकाल लेता हूँ। बट अमाउंट एक साथ, बड़ा अमाउंट को एक साथ कहीं यूज करना इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो उसमें मेरे को रिस्क फैक्टर की कंडीशन थी कि वो कम हो जाए बस। मतलब आप फेमिलियर है, इक्विटी में आप निवेश करते हैं तो रिस्क उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन इस बार क्योंकि रकम बड़ी है और नजरिया वही, आपने टाइम फ्रेम की बात नहीं बताई, कितने सालों के लिए? टाइम फ्रेम मेरा जो है मतलब 6 to 7 years का मैं सोच रहा था कि इसमें हो जाए। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मुझे, फिर से जरा बताएं। टाइम फ्रेम जो आप मेरे को पूछ रहे हैं पोस्ट ऑफिस के लिए जो पूछ नहीं रहे सर, आप जो ये पैसे आप निवेश करना चाहते हैं वो कितने सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं? एज ए इन्वेस्टर तो मेरे को ये उम्मीद है कि जैसे ये 5 years का होता है, अगर हम एफडीआर में भी लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 years और 1 years में रिटर्न आना शुरू हो जाता है 6 to 7%, अब तो कम हो गया है। तो 5 years का प्लान मैं लेके चल रहा हूँ कि 5 years में मेरे को जो है ओके। और ये पैसे जो आप निवेश करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये इसका इस्तेमाल आपके रेगुलर इनकम के लिए चाहते हैं, किस तरीके से आप इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे? रेगुलर इनकम अगर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी भी मेरे को है कि जो मेरे बच्चे हैं उनके लिए ये पैसा काम आए। अच्छा, ओके। हेमंत सर? स्वाति, मुझे अभी भी लगता है, देखिए क्या होता है कि जब हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन को देखते हैं ना, तो अपना टाइम होराइजन जो है उस स्कीम की मैच्योरिटी के हिसाब से बना लेते हैं। मुझे अभी भी लगता है कि अगर ये थोड़ा सोचे इसके बारे में कि हो सकता उनको ये शायद पैसा और लंबे समय तक ना चाहिए हो, कि जैसा मैंने कहा होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन को देख रहे हो तो आपको लगता है 5 या 7 साल ही हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो थोड़ा सा डिफाइन करें। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल फंड का मतलब खाली इक्विटी फंड नहीं है। म्यूचुअल फंड की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पास अगर 1 दिन का पैसा हो, 1 साल का पैसा हो या 10 साल का पैसा हो, सब तरह की ऑप्शन है आपके पास। जिस तरह का रिस्क आप लेना चाहें उस तरह की ऑप्शन है आपके पास। जैसे अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए हाइब्रिड कैटेगरी है। अगर हम 1 सेकंड के लिए डेट को छोड़ दें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देख रहे हैं। हाइब्रिड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे इक्विटी सेविंग्स फंड होते हैं जहां पे इक्विटी में सिर्फ 20% या 30% पैसा जाता है, बाकी पैसा डेट और आर्बिट्राज में जाता है। उसके बाद बैलेंस एडवांटेज फंड है जहां पे तकरीबन 40% पैसा इक्विटी में, बाकी आर्बिट्राज और डेट के अंदर जाता है। तो जो भी आपका टाइम होराइजन हो उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन चुने, जैसे मैं इनको एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर ये 5-7 साल की भी बात कर रहे हैं तो जैसे इक्विटी सेविंग फंड है, इसमें इक्विटी का एक्सपोजर जो है 30% के करीब रहेगा। उनमें भी अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करें तो सेफ्टी कोई इशू है। रिटर्न का इशू हो सकता है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन सेफ्टी का इशू नहीं होता, क्योंकि उतने एक्सपोजर में अगर आप पूरा पैसा भी गवाए तो डेट पोर्शन आपको इतना दे देगा कि आपकी कैपिटल लॉस नहीं होगी। तो आई थिंक जैसा मैंने कहा ऑप्शंस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना, तो ये ऑप्शन है आपके पास। जी। चलिए अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। हमारे साथ नंद कुमार जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। नंद कुमार जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं नवी मुंबई से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। आपके पास तो काफी सारे पोर्टफोलियो में फंड है सर। हाँ, ये that is exactly what has went wrong, unfortunately. But I have stopped. I think three or 4 SIPs have been stopped. जी। I think only 5 active funds are there. और सर ये जो निवेश आपका है, आपने लिखा था कि रिटायरमेंट लाइफ के लिए कॉर्पस बिल्ड करना, और आप अब रिटायर हो चुके हैं शायद, राइट सर? Yeah, actually I have retired, but I am still working as a consultant. Okay. And this investment started somewhere close to 2008. Okay, that's nice. Okay. तो जी, तो आपको ये जानना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को छोटा कैसे करेंगे, कंसोलिडेट करना छोटा कैसे करें, और जिन SIP मैंने बंद करी है, जैसे निपॉन इंडिया एक है जो मल्टी कैप फंड है, तो उसमें जो कॉर्पस जमा हुआ है उसका आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू अबाउट इट। ओके सर, ठीक है। हेमंत सर, क्या सलाह देंगे आप नंद कुमार जी को? आई थिंक पहले तो 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है रिटायरमेंट के बाद भी, क्योंकि ये इनकम है, अभी इनके पास एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, अभी भी रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि हमारे पास रिटायरमेंट कॉर्पस है, उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, ये रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी फंड्स के अंदर, जो एक बहुत ही सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। लेकिन 1-2 इश्यूज हैं मुझे यहाँ पे। एक तो उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया हुआ है कि इनके पास फंड थोड़े ज्यादा है, 27,500 की SIP है, 13 फंड इनके पोर्टफोलियो में, शायद 4 में इन्होंने SIP बंद किया, 9 में अभी भी चल रहा है। तो एक तो डेफिनेटली वहां पे जरूरत है इनको कंसोलिडेट करने की। दूसरा,
थोड़ा सा मेरा कंफर्ट लेवल यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा पैसा जो है इक्विटी में जा रहा है। अब इसको अगर हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव से देखें कि मान लीजिए इनके पास एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है रिटायरमेंट का, वो अगर उसमें डेट ज्यादा है तो इतना पैसा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक उसको ओवरऑल पिक्चर में देखना बहुत जरूरी है। इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। जहां तक फंड्स का सवाल है, इनमें कुछ थोड़े एग्रेसिव फंड भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो मैं चाहूंगा थोड़ी एग्रेशन उसमें कम कीजिए। जैसे आपके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड है, कैनरा रेबको डाइवर्सिफाइड फंड है, एक अगर चाहे एग्रेसिव तो आप एल&टी वैल्यू को रख लीजिए, और अगर आपको एक मिड कैप रखना है तो 2 मिड कैप फंड है आपके पास, डीएसपी मिड कैप है या एक्सिस है, दोनों में से एक को रखिए। तो मुझे लगता है ये कुछ तरीके से आपको थोड़ा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। जिन फंड में आपने एसआईपी बंद किया, और जाहिर सी बात है कि आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो फिर मुझे लगता नहीं कि उन फंड्स में आपको बने रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक ऐसी स्टेज में आप पहुंचते हैं कि आपको लगता है इस फंड में नया पैसा नहीं डालते, लेकिन एग्जिस्टिंग जो है वो रहने दें, क्योंकि आपके पास बहुत सारे फंड है। कंसोलिडेशन करने के लिए मैं चाहूंगा उनसे पैसा निकाल के ये 3-4 फंड जो आप रखेंगे उनके अंदर वो पैसा डालिए, और उन 3-4 फंड के अंदर अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए। और ये निपॉन इंडिया मल्टी कैप में उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा कि क्या करना चाहिए, उसमें निवेश बंद किया, पैसे निकाल लें वहां से या फिर छोड़ दें? देखिए, जैसा मैंने कहा, इनके पास रिलेटिवली बेटर परफॉर्मिंग फंड्स हैं, जैसे एक्सिस ब्लू चिप है इनके पास, तो मुझे लगता है कि वहां से निकाले, कंसोलिडेशन भी होगा, परफॉर्मेंस भी थोड़ा बेटर हो जाएगा। ओके, चलो नंद कुमार जी। थैंक यू। ओके सर, चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल, मोहित शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहित जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मोहित जी शिमला से बोल रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मुझे। जी हाँ, सवाल पूछिए, क्या है आपका? एक्चुअली मैम मेरा शिफ्ट चल रहा था लास्ट ईयर से, 3 शिफ्ट थी। एक्सिस ब्लू चिप फंड 3000 का अमाउंट था। उसके बाद एक एक्सिस मिड कैप फंड था, वो भी 3000 का अमाउंट था। एक कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड था, उसमें 2000 का शिफ्ट था। अच्छा, तो अभी पिछले कुछ टाइम से थोड़ी फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है, तो मैंने वो शिफ्ट बंद कर ली थी। तो अभी मैं जैसे अभी मेरे को ऐसा है कि नेक्स्ट ईयर से मेरे को स्टार्ट करना है उन शिफ्ट को। तो जैसे अभी मैं सोच रहा था, जैसे वो अमाउंट लैप्स हो गया है 20 का, तो उसको कवर अप करने के लिए क्या लमसम में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, या मतलब नेक्स्ट ईयर से ही मैं सिर्फ कंटिन्यू करूं? क्योंकि लमसम का ऐसा है कि जैसे अभी मार्केट बहुत हाई चल रहा है आज के उसमें सिचुएशन में, तो फिर ऐसे में लमसम करना क्या सही रहेगा? आप लमसम, लेकिन आपके पास पैसे हैं अभी इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? एक्चुअली मेरा इक्विटी में भी एक्सपोजर है। अच्छा। तो वहाँ पर मुझे प्रॉफिट है, तो मैं वहाँ से वो सेल करके मैं वहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी हेमंत सर, ऐसे निवेशक बहुत कम होते हैं जो निवेश किसी वजह से पॉज कर दे और उसको वापस से शुरू करे। मतलब इतने वेल इन्फॉर्म्ड निवेशक, इनको पता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो इस वक्त लमसम इन्वेस्टमेंट शायद इनके लिए ठीक नहीं होगा। क्या सलाह देंगे आप मोहित जी को? मुझे लगता है कि इनकी जो सोच है, मुझे लगता है वो काफी इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। होता क्या है, जैसे इन्होंने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई, इन्होंने अपनी एसआईपी रोकी और अब इनको लग रहा है कि हम शुरुआत करें, तो इनका जो फोकस था वो लॉन्ग टर्म पे बना रहा। देखिए, 2-3 चीजें हमेशा बोलते हैं इन्वेस्टर को इंपॉर्टेंट है, आपके एसेट एलोकेशन क्या हो, आपके फंड्स कैसे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट कैसा है। कि अगर आप अपना फोकस लॉन्ग टर्म पे रखें तो एज एन इन्वेस्टर आप काफी सक्सेस पा सकते हैं। तो मुझे लगता है हर इन्वेस्टर्स को ये सोचना चाहिए और ऐसा प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए। जहां तक इनकी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, देखिए एसआईपी तो इनको कंटिन्यू करनी चाहिए। तीनों फंड जो इनके पास है वो काफी अच्छे हैं, और जब भी ये अपनी एसआईपी को दोबारा शुरू कर सके तो वो तो करना ही है उनको, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, फंड भी अच्छे हैं। जहां तक लमसम का सवाल है, देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तो इनका पैसा ऑलरेडी इक्विटी में है, अगर इनके पास स्टॉक्स अच्छे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहां से इनको पैसा यहाँ पे डालना चाहिए। दूसरी बात, मैं चाहूंगा कि ये पैसे को अगर इनको निकालना भी है वहां से, तो एक इमरजेंसी फंड बनाए।
देखिए, एक कारण क्योंकि इनको अपनी एसआईपी रोकनी पड़ी वो इसलिए क्योंकि आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई या फाइनेंशियल इमरजेंसी आई। अगर आप नहीं चाहते हो कि ये चीज दोबारा आपके साथ हो, या क्योंकि कभी भी फाइनेंशियल चैलेंजेस आ सकते हैं हमारे साथ, तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम 6 महीने के जो आपके एक्सपेंसेस हैं उतना आप एक इमरजेंसी फंड बनाइए। अगर लमसम आपके पास है भी तो पहले उसके लिए इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद अपनी आप इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कीजिए। जहां तक एज ए कॉन्सेप्ट का सवाल है कि जब मैं एसआईपी कर रहा हूं तो मैं मार्केट लेवल देख के लमसम करूं कि नहीं, मेरा ये मानना है हमेशा कि अगर वो प्रोपोर्शनेटली बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो कॉम्बिनेशन है लमसम और एसआईपी का वो अच्छा रिटर्न देता है, स्पेशली जब मार्केट ऊपर जा रही हो। तो इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने कहा, प्रोपोर्शन देख लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि 5 या 6 महीने की एसआईपी है तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। बट अगर आपके पास लमसम है तो मैं चाहूंगा पहले एक इमरजेंसी फंड बनाइए, ताकि कभी भी आपको ऐसी डिफिकल्टी हो तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रुके नहीं। ओके, अगला सवाल लेते हैं। सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुधाकर जी नमस्ते, कहाँ से बात कर? I am speaking from Mumbai. ओके सर। And I am a senior citizen, जी। age 80 years. And now I have to invest every year 1.5 lakhs for tax saving. ओके, So I only invest in tax saving funds, अच्छा, not others. So this is my first restriction of the choice, ELS scheme. ओके, So I have got certain funds which I have listed in my question, Right, which sir. is already with you on email, राइट सर, राइट। correct? And also on WhatsApp. So that question is available with you. Right. So I need not repeat that question. Na? नो सर, यू डोंट हैव टू Correct, रिपीट द correct. क्वेश्चन So when are you going to answer my question? राइट And- नाउ सर, अभी तुरंत Oh, इसी yes, वक्त। so nice of you. हेमंत सर, सिर्फ 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं टैक्स सेविंग पर्पज से, उसके लिए क्या 7 अलग अलग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में निवेश करना सही होगा, या फिर 1 या 2 में ही करते रहेंगे उससे काम हो जाएगा? नहीं, मुझे लगता है 7 तक की तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला क्या है कि आप हर साल जो एक बेटर परफॉर्मिंग फंड आपको दिखता है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। अगर ये कारण है तो मुझे लगता नहीं वो ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो रैंकिंग जो है, रेटिंग जो है वो चेंज होती रहती है। तो 2 या 3 फंड मुझे लगता है मैक्सिमम टैक्स सेविंग के लिए होने चाहिए इनके पास। तो एग्जिस्टिंग फंड में जो अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरा ही ऐसा टैक्स सेवर है, वो काफी अच्छा फंड है, और इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, ये जो 2 फंड हैं ये काफी अच्छे हैं। इन दोनों में अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए आप और वहीं पे बने रहिए। बाकियों में जैसे जैसे 3 साल कंप्लीट हो आपके, वहां से आप निकालिए और दूसरी ऑप्शन को देखिए, क्योंकि जिन फंड्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है वहां पे बने रहना, स्पेशली लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद, कोई एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ओके, चलिए यहाँ पर अब हम सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे ख़ास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में इस हफ्ते एक बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन ये सवाल हमारे पास कई दफ़ा आता है, तो हमें लगा कि अपने हम सभी एक्सपर्ट से इस हफ्ते एक ही सवाल करें। और वो सवाल ये है हेमंत सर, इंडेक्स फंड में जब ऑप्शन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का है, कुछ एक्सपर्ट निफ्टी फंड्स बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट सेंसेक्स इंडेक्स फंड में बोलते हैं निवेश करने के लिए, तो किस बेसिस पे एक निवेशक तय करे कि उसको इंडेक्स फंड लेना है या फिर वो निफ्टी फंड की तरफ जाएगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सवाल काफी इन्वेस्टर्स के पास होता है। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें कि कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए, 1-2 चीजें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे। जब हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पैसिवली इन्वेस्ट करने की, यानी फंड मैनेजर जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कुछ फॉलो नहीं करता है। जो भी पैसा आता है उस इंडेक्स में, जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसमें जो भी वेटेज है हर स्टॉक का, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो ये कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है, आपको कभी सरप्राइजेस नहीं मिलेगा कि किस तरह के स्टॉक होंगे मेरे पोर्टफोलियो में, क्योंकि इंडेक्स की कंपोजिशन क्या है वो वेल नोन है। दूसरा नेगेटिव साइड में इशू ये है कि आप अपने रिटर्न्स को कैप कर रहे हैं कि आपको मार्केट से जो रिटर्न मिलता है वही मिले, ब्रॉड मार्केट से, उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको नहीं चाहिए। तो ये 2 चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जहां तक ऑप्शन का सवाल है, देखिए अगर मैं रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो बीएससी सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं जो बड़ी कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं, एक्टिवली ट्रेडेड कंपनियां हैं, और निफ्टी के अंदर 50 कंपनियां हैं। सेक्टरल लेवल पे मैं कहूंगा दोनों के दोनों वेल डाइवर्सिफाइड हैं, लेकिन कंसंट्रेशन जो है वो बीएससी के अंदर ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 30 स्टॉक है। अब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, जो हर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रहता है कि इसमें परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ सकता है। देखिए बीएससी क्योंकि कंसंट्रेटेड है,
और NSE क्योंकि ज्यादा थोड़ा ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि अगर मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपए की SIP की दोनों के दोनों इंडेक्स में, मैं 5, 10, 15 साल की बात करता हूँ, 15 साल में दोनों में फर्क है 30 बेसिस पॉइंट, 0.30। सेंसेक्स की परफॉर्मेंस बेटर है। अगर मैं 10 साल की बात करूं तो करीब आधा % का फर्क है, यहाँ पे भी BSE सेंसेक्स की परफॉर्मेंस बेटर है। अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो भी BSE सेंसेक्स की परफॉर्मेंस ज्यादा है, 1% का फर्क है। एनुअलाइज रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि सेंसेक्स की परफॉर्मेंस ज्यादा है। उसका कारण ये है क्योंकि वो कंसंट्रेटेड होल्डिंग है वहां पे, और जैसे हमने देखा मार्केट में पिछले कुछ समय से मार्केट की ब्रेथ जो है वो इतनी ज्यादा ब्रॉड नहीं थी, तो ये इसने अच्छा परफॉर्म किया। अब चुनना कैसे है आपको, परफॉर्मेंस तो इशू है ऑब्वियसली, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप निफ्टी 50 के साथ जाइए क्योंकि वहां पे पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो जिसका ऑलरेडी एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का पोर्टफोलियो बना हुआ है और आप चाहते हो कि 5 या 10% अपने पोर्टफोलियो में आप इंडेक्सिंग करें, तब मुझे लगता है आपको BSE सेंसेक्स लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वो कंसंट्रेटेड बेट देता है आपको, और जैसा मैंने कहा कि परफॉर्मेंस वाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा, बट वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, तो शायद उससे आप उतने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो मुझे लगता है 2-3 पैरामीटर्स पे देख के अपनी सिलेक्शन करनी चाहिए कि BSE 30 में सेंसेक्स में जाए या निफ्टी 50 में जाए। ये बात जो कहते हैं कि जो डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है रिटर्न का, मोर और लेस वो ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे ही मिलता है। ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है हेमंत सर? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी इंडेक्स फंड का। देखिए क्या होता है कि जब ट्रैकिंग एरर का मतलब ये है कि फंड की रिटर्न और इंडेक्स के रिटर्न में दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 2 कारणों से हो सकता है। तो क्लियरली एक कारण तो हो सकता है कि एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो फंड में होगी, इंडेक्स में नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे थोड़ा फर्क होगा। और दूसरा है कितना एफिशिएंटली इनफ्लोज को फंड ने मैनेज किया है, वो एक हो सकता है। दूसरा क्योंकि अभी तो टोटल रिटर्न इंडेक्स मिलता है आपको, तो पहले जो डिफरेंस आया क्रिएट किया करता था डिविडेंड का, वो अब म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं आता। बट उसके ब्रॉडली 2 कारण है, एक तो जैसे एक्सपेंसेस होता है, दूसरा आप कैश फ्लोज को कितना एफिशिएंटली आप मैनेज करते हो। तो कभी कभी जो रिटर्न का जो फर्क है वो उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो वो दोनों के दोनों इंडेक्स पे एप्लीकेबल है, वो खाली सेंसेक्स या निफ्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ओके, ऑलराइट। तो अगर नए निवेशक है तो आप कह रहे हैं कि निफ्टी की तरफ, निफ्टी इंडेक्स को देखें क्योंकि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अनुभवी निवेशक है तो आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड की तरफ देख सकते हैं क्योंकि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वहाँ पर आपको मिलता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए हेमंत सर। और आपके सवालों के जवाब हम देना चाहते हैं और इसके लिए आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। सवाल कहाँ भेज सकते हैं वो सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात भी कर सकें, और कभी कभी सवाल के साथ अपना फीडबैक भी हमसे शेयर कीजिए ताकि अपने शो को हम और बेहतर बना सके। फ़िलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।